हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन योर फेवरेट चैनल। आज मैं कनक सिंह आपको पढ़ाऊंगी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, यानी केमिकल इक्वेशंस को कैसे बैलेंस किया जाता है। तो पहले तो हम इसकी थ्योरी पढ़ते हैं, उसके बाद आपको बैलेंस करना बताऊंगी। Recall the law of conservation of mass that you studied in class 9th. Mass can neither be created nor destroyed in a chemical reaction. इसमें क्या बताया गया है कि जैसा कि हमने क्लास 9th में पढ़ाई कि मास जो है वो ना तो क्रिएट होता है और ना ही डिस्ट्रॉय होता है, मतलब ना तो मास बनता है और ना ही हम उससे ख़त्म कर सकते हैं एक केमिकल रिएक्शन में। That is, the total mass of the elements present in the products of a chemical reaction has to be equal to the mass of the elements present in the reactants. इसका क्या मतलब है कि जैसे रिएक्शन करवाई गई तो रिएक्टेंट्स का जो मास है वो प्रोडक्ट के मास के इक्वल ही होगा। ओके, इन अदर वर्ड्स द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स द सेम बिफोर एंड आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन। इट मीन्स क्या होता है कि रिएक्शन के पहले और रिएक्शन के बाद, मतलब रिएक्शन होने के पहले और रिएक्शन होने के बाद जो मास होता है वो बराबर ही रहता है। ओके, वो जो रिएक्टेंट्स का मास और प्रोडक्ट्स का मास इक्वल ही रहता है। ओके, हेंस वी नीड टू बैलेंस अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। इसलिए हमें स्केलेटल केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ती है। अब स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कौन सी होती है? स्केलेटल केमिकल रिएक्शन कौन सी होती है? केमिकल इक्वेशन ये है जिसमें कि Mg+O2 गिव्स MgO। ये बैलेंस नहीं है। ओके, इसे हम बैलेंस करके बताएंगे। द वर्ड इक्वेशन, लेट अस लर्न अबाउट अ केमिकल इक्वेशन स्टेप बाय स्टेप। अब क्या है कि इसमें स्टेप बाय स्टेप बताया गया है, तो हम ये एक अपनी पेपर पे बताते हैं अलग, जिससे ये आपको बहुत ही ढंग से समझ में आ जाएगा। अगर आप NCERT के थ्रू देखेंगे तो आपको इसमें थोड़ा डिफ़िकल्ट लगेगा समझने के लिए, लेकिन आप समझ सकते हैं। बट मैं आपको एक सिंपल मेथड से बताती हूँ। ओके, देन वी स्टार्ट। अब जैसे कि ये जो इक्वेशन है ये एक स्केलेटल इक्वेशन है। ओके, मीन्स अभी ये पूरी तरीके से बैलेंस नहीं है। ये बैलेंस क्यों नहीं है हम देख लेते हैं। इसमें Fe के कितने एटम हैं? Fe का 1, और जबकि प्रोडक्ट में Fe के 3 हैं। रिएक्टेंट साइड H यानी हाइड्रोजन के एटम 2 हैं, प्रोडक्ट साइड भी 2 हैं। इट मीन्स हाइड्रोजन जो है वो बैलेंस है, पर Fe बैलेंस नहीं है। अब हम ऑक्सीजन को और देख लेते हैं। ऑक्सीजन रिएक्टेंट के साइड 1 है और प्रोडक्ट के साइड 4 है, तो इट मीन्स आयरन यानी Fe और ऑक्सीजन जो है वो बैलेंस नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना है? इसके लिए हमें बहुत ही सिंपल मेथड यूज़ करना है। सबसे पहले तो हमें लिख लेना है कि रिएक्टेंट साइड कितने हैं और प्रोडक्ट साइड कितने हैं। तो यानी Fe है रिएक्टेंट साइड ओनली 1। ओके, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1। जबकि प्रोडक्ट साइड क्या हुआ है? प्रोडक्ट साइड Fe है 3, हाइड्रोजन 2 एंड ऑक्सीजन 4। तो इट मीन्स हमें इस इक्वेशन में कुछ भी नहीं करना है। हम नीचे से इसी इक्वेशन को सेम, मतलब ये जो स्केलेटल इक्वेशन है पहले हम इसे नीचे लिख लेंगे, उसके बाद हम इसमें कुछ भी करेंगे। NCERT में क्या बताया गया है कि हम इसे बॉक्सेस में बंद कर लेंगे, यानी प्लस से पहले वाले और ये जो प्लस के बाद प्लस से जुड़े हुए जो हैं उन्हें एक तरफ एक कॉलम में बंद कर देंगे। बट ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। ओके, ये कॉलम में बंद करने का मेथड NCERT में इसलिए बताया गया है क्योंकि हम इसे एक साथ ही लेंगे। अगर हम इसके आगे कुछ लिखेंगे, कुछ भी लिखेंगे 2, 4, 3, तो ये जो पूरे के लिए ही होगा। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 यानी यहाँ पर प्रोडक्ट साइड 3 है, Fe प्रोडक्ट साइड 3 है, तो हम यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो रिएक्टेंट साइड भी Fe कितने हो गए? 3 हो गए। अब दोनों तरफ प्रोडक्ट साइड और
रिएक्टेंट साइड जो है वो Fe जो है वो बैलेंस हो चुकी हैं। बट अब हमें क्या देखना है, अब रह गया हमारा ऑक्सीजन। हाइड्रोजन भी बैलेंस है और Fe भी बैलेंस है, यानी आयरन भी बैलेंस है। सिर्फ रह गया है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्यों बैलेंस नहीं है? क्योंकि वो रिएक्टेंट साइड 1 है बट प्रोडक्ट साइड 4 है। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे क्या होगा, 4 2 ज़ा 8, यानी 8 हाइड्रोजन। तो अब यहाँ पर हाइड्रोजन 8 हो गए, यानी 4 ऑक्सीजन तो हो गए, बट ये जो हाइड्रोजन है ये 8 हो गए। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 का मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, 4 2 ज़ा 8, यानी प्रोडक्ट साइड भी हाइड्रोजन 8 हो गए। अब हम लिख कर देखते हैं, यानी Fe3 हाइड्रोजन 4 2 ज़ा 8, ओके, एंड ऑक्सीजन 4। ये तो हो गए हमारे रिएक्टेंट्स। अब इधर साइड हम लिखेंगे प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट कितने हैं, Fe कितने हैं, 3, हाइड्रोजन कितने हैं, 4 2 ज़ा 8, एंड ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन 4 है, ओके। तो ये तो हो गए हमारे बैलेंस। अब आप इस इक्वेशन को देखिए, 3Fe इधर साइड भी है, 3Fe इधर साइड भी है, 8 हाइड्रोजन, तो 8 हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड भी है, प्रोडक्ट साइड भी है, 4 ऑक्सीजन, तो 4 ऑक्सीजन जो है वो रिएक्टेंट साइड भी है और प्रोडक्ट साइड भी है। ये देख लीजिए। अब आपको जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको आगे समझने के काम आएगा। यहाँ तक जो मैंने आपको बताया था ये था हमारा स्टेप 6 तक। अब हम आते हैं अपने स्टेप 7 पर। स्टेप 7 में क्या बताया गया है, स्टेप 7 में ये बताया कि सिंबल्स को कैसे लिखना है। कौन से सिंबल्स को कैसे लिखना है, हमारी ये जो सिंबल्स हैं यानी लिक्विड, ये रिएक्शन में ये जो पता करने के लिए जो सिंबल्स का यूज़ किया जाएगा कि ये सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, एक्वस है, वो सब पता करने के लिए हमें क्या करना होता है, सिंबल्स का यूज़ करना होता है। अब सिंबल्स का यूज़ कैसे करते हैं ये हम स्टार्ट करते हैं। राइटिंग सिंबल्स ऑफ केमिकल states carefully, examine the above balanced equation 1.9. Does this equation tell us anything about the physical state of each reactant and product? ये वाली जो इक्वेशन आपको दिखाई गई है कि क्या आप इसमें पता कर पा रहे हैं कि कौन सा स्टेट है इसमें से किसी भी कंपाउंड का, किसी भी एलिमेंट का कौन सा स्टेट है? नहीं, तो हमें पता नहीं चल रहा है। क्यों पता नहीं चल रहा है? क्योंकि इसके आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि ये कौन से स्टेट में है। To make a chemical equation more informative, the physical states of the reactants and products are mentioned along with their chemical formula. तो क्या बोला गया है कि जैसे ये जो इक्वेशन है इसको बहुत ज़्यादा मतलब और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए इसके फिज़िकल स्टेट्स को लिखा जाता है, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के फिज़िकल स्टेट्स को लिखा जाता है, ताकि ये जो इक्वेशन है, केमिकल इक्वेशन, ये ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बन सके, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर सके, ओके। The gaseous, liquid, aqueous and solid states of reactants and products are represented by the notations G, L, AQ and S respectively. गैशियस स्टेट को किससे शो करते हैं हम? G से। लिक्विड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? L से। एक्वस को AQ से एंड सॉलिड को S से। एक्वस क्या होता है? गैशियस, गैस तो सबको पता होगी, लिक्विड भी पता होगा, सॉलिड भी पता होगा, बट ये जो एक्वस है ये कौन सा नया स्टेट है? तो एक्वस सॉल्यूशन वो होता है जिससे वाटरी लिक्विड, और एक्वस लिक्विड जो होता है वो प्योर लिक्विड ही होता है, ओके। ये जो एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है कि इसमें जैसे प्रेसिपिटेट भी हो सकता है। प्रेसिपिटेट जो है वो अगर वाटर के अंदर है तो उसे हम क्या करेंगे, उसे हम बोलेंगे एक्वस सॉल्यूशन, ओके। The word aqueous is written if the reactant or product is present in as a solution in water. मतलब क्या बताया गया कि जो वर्ड AQ है ये किस लिए यूज़ होता है? रिएक्टेंट या प्रोडक्ट को ये बताने के लिए कि ये वो वाटर में प्रेजेंट है, ओके। द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन 1.9 becomes 3Fe plus 4H2O gives Fe3O4 plus 4H2। जैसे कि ये वाली इक्वेशन मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बैलेंस करवाई है, वही ये बुक में लिखी हुई है। नोट दैट
the symbol G is used with H2O to indicate that in this reaction water is used in the form of steam. इसमें क्या बताया गया है कि इसमें H2O जो है उसके साथ किसका सिंबल लिखा गया है, G का, बट G जो है वो तो गैसियस स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, जबकि H2O क्या है, H2O वाटर है, बट वहाँ पर G क्यों लिखा गया, जी इसलिए लिखा गया क्योंकि वो वहाँ पर वाटर स्टीम के फॉर्म में यूज़ हो रहा है। अब स्टीम क्या होता है, स्टीम माने भाप, ओके, वहाँ पे वाटर जो है वो भाप के फॉर्म में यूज़ हो रहा है, यानी स्टीम की फॉर्म में यूज़ हो रहा है। यूजुअली फिजिकल स्टेट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन अ केमिकल इक्वेशन अनलेस इट इज़ नेसेसरी टू स्पेसिफाई देम। फिजिकल स्टेट्स जो होते हैं वो केमिकल इक्वेशन में मेनली नहीं, मतलब मोस्टली लिखे नहीं जाते हैं, बट जबकि वो यूज़फुल तो होते हैं बट वो फिर भी लिखे नहीं जाते हैं। समटाइम्स द रिएक्शन कंडीशंस सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट एट्सेट्रा फॉर द रिएक्शन आर इंडिकेटेड अबव एंड और बिलो द एरो इन द इक्वेशन। क्या बताया गया है कि जैसे समटाइम्स कभी कभी जो कंडीशंस जो होती हैं, एक रिएक्शन करवाने की जो कंडीशन होती हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, ओके, तो वो भी ऊपर या नीचे लिखी हुई होती हैं, जैसे कि टेम्परेचर। अब टेम्परेचर का क्या रोल है, जैसे अगर हम वाटर को, अगर हम कोई भी रिएक्शन है अगर वो हीट प्रोड्यूस करने के बाद ही होगी तो फिर उसका हमें टेम्परेचर इंक्रीज़ करना पड़ेगा, नहीं तो वो रिएक्शन या तो ढंग से काम करेगी नहीं या फिर वो बिल्कुल भी काम नहीं करेगी, ओके। और प्रेशर जो होता है वो एटीएम में, मोस्टली एटीएम में रिप्रेजेंट किया जाता है, ओके। और कैटलिस्ट क्या होता है, व्हाट इज़ कैटलिस्ट? टेम्परेचर, प्रेशर तो पता होंगे, लेकिन कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होता है जो कि रिएक्शन के रेट को बढ़ाने या घटाने के काम आता है, उसे हम कैटलिस्ट बोलते हैं, ओके। फॉर द रिएक्शन आर, ये जो होते हैं ये ऊपर या नीचे लिखे होते हैं या फिर साइड में लिखे होते हैं, जिससे कि हमें इसका पता चल जाए कि इसमें कौन सा टेम्परेचर, कितना प्रेशर और कौन सा कैटलिस्ट यूज़ हुआ है, ओके। जैसा कि ये जो इक्वेशन दी हुई है, केमिकल इक्वेशन CO + 2H2 गिव्स CH3OH, तो यानी इसमें 340 ATM प्रेशर जो है वो यूज़ हुआ है, तो ये एरो के ऊपर लिखा हुआ है, ओके। अब है 6CO, ये जो है ये वाली जो सेकंड केमिकल इक्वेशन है ये है फोटोसिंथेसिस की। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, सनलाइट और क्लोरोफिल का यूज़ होता है, इसलिए ऊपर सनलाइट और नीचे क्लोरोफिल लिखा हुआ है। 6CO2 + 12H2O गिव्स C6H12O6 + 6O2 + 6H2O, यानी क्या है, ये सब किसके प्रेजेंट में हो रहा है, ये सब हो रहा है सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंट में, ओके। यूजिंग दीज स्टेप्स कैन यू बैलेंस इक्वेशन 1.2 गिवन इन द टेक्स्ट अर्लियर। मतलब इसमें ये पूछा गया है कि क्या आप इन सारे स्टेप्स के थ्रू आप इक्वेशन 1.2 सॉल्व कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं उसे, जो कि बुक में पहले दी हुई है, यानी NCERT बुक में दी हुई है, ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफ़ यू डिडंट सब्सक्राइब माई चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब इट, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो देन लाइक इट, शेयर द video with your friends to give them benefit also. Bye bye, take care.